आज की क्लास में हम लोग स्वयं प्रभा और सीबीसीएस के विषय में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्वयं प्रभा और सीबीसीएस पढ़ाने से पहले आपको हमारे यूजीसी के पेपर में आने वाले नवाचार के विषय में कुछ बातें समझनी है, क्योंकि ध्यान से देखिए तो स्वयं प्रभा और सीबीसीएस किसी न किसी प्रकार के नवाचार ही हैं। जैसे सीबीसीएस मूल्यांकन पर आधारित नवाचार है और स्वयं प्रभा आप देख सकते हैं विधि और शिक्षण पर आधारित नवाचार ही है। तो नवाचार का शिक्षा में क्या उपयोग है? नवाचार का तो वैसे मीनिंग तो एकदम सिंपल है, नव और ये आचार, दो टाइप के वर्ड से मिलकर के बनने वाला ये शब्द है। तो पहली चीज़ देखिए, शिक्षा में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पहला प्रभाव और दूसरा गुणवत्ता। तो शिक्षण में नवाचार लाने के लिए यही दो कारक सबसे महत्वपूर्ण होते हैं कि प्रभाव की उत्पादकता हो और गुणवत्ता हो। इन दोनों कारकों के पुष्टि के लिए ही नवाचार को लाया जाता है। तो पहली चीज़ तो हो गई नवाचार के लिए ये, कोई भी नई चीज़ अपनाना नवाचार कहलाता है। और दूसरी चीज़, नवाचार मतलब नई चीज़ है तो हमेशा ये कैसी होगी शिक्षण में? एक प्रकार का सकारात्मक परिवर्तन होगा। ध्यान दीजिएगा, शिक्षण में आने वाला नवाचार एक प्रकार का सकारात्मक परिवर्तन होगा। और तीसरी चीज जो इम्पोर्टेंट है कि ये स्वयं नहीं आती, नवाचार स्वयं नहीं आता बल्कि लाया जाता है। तो नवाचार के विषय में आपको ये तीन चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी है। पहली क्या कि नवाचार लाने के लिए दो कारण प्रमुख होते हैं, प्रभाव और गुणवत्ता के आधार पर किसी चीज़ का समावेश किया जाता है शिक्षण में। दूसरा, नवाचार एक प्रकार का सकारात्मक परिवर्तन होगा। तीसरा, ये स्वयं नहीं आता बल्कि इसे लाया जाता है। और चौथी और इम्पॉर्टेंट बात, हमारा 2005 का राष्ट्रीय पाठचर्या फ्रेमवर्क नवाचार की सिफारिश करता है कि हमारे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए नवाचार को अपनाना चाहिए। ये चार चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण है नवाचार की दृष्टि से। तो नवाचार क्या होता है? किसी भी नए नियम, विधि या किसी भी आचार व्यवहार या प्रयोग जो कि हमारे शिक्षण में प्रभाव और गुणवत्ता को बढ़ा दे, उनका विकास करे, वो क्या कहलाता है? नवाचार। ये सकारात्मक परिवर्तन होगा, ये स्वयं आ नहीं सकता बल्कि किसी के द्वारा लाया जाएगा या किसी विचार के द्वारा आएगा। और 2005 का जो हमारी राष्ट्रीय पाठचर्या थी फ्रेमवर्क, उसमें नवाचार की सिफारिश की गई थी। तो अब हम अपने टॉपिक पे चलते हैं एक एक करके, स्वयं प्रभा और विकल्प आधारित क्रेडिट सिस्टम पे। तो नवाचार के लिए चार महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इनको आप नोट कर लीजिएगा। चलिए, तो हम अपने पहले टॉपिक पे आते हैं, स्वयं। देखिए, स्वयं एक प्रकार का क्या है? मूक है, मतलब मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। स्वयं एक प्रकार का क्या है? मूक। इसका मतलब होता है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। पहली बात तो यही हो गई। और इसी के साथ साथ एक और कोर्स होता है जिसके फुल फॉर्म आने की संभावना बन सकती है, वो भी जान लिए, SPOS। पहला तो है आपका मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स और दूसरा है स्मॉल प्राइवेट ऑनलाइन कोर्स, सी है। देखिए, पहला आपका स्वयं क्या है? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स है। इसी के साथ इसका फुल फॉर्म भी आप याद कर लीजिएगा, अगर यूजीसी आपके एग्जाम में इसका फुल फॉर्म अगर पूछ देते तो आप बता सकेंगे। स्मॉल प्राइवेट ऑनलाइन कोर्स, ये क्या है? मैसिव ओपन है, ये स्मॉल है। ठीक, अब देखिए, पी का मतलब यहाँ प्राइवेट है, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आप इसकी जगह कुछ
पब्लिक वगैरह वर्ड आ जाएगा तो कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इस पे ध्यान दीजिएगा। अब स्वयं के बारे में जो बातें बतानी है वो ये है कि स्वयं, पहली बात तो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स है। अब ये जो चीज़ है स्वयं, स्वयं के बारे में मेन जानकारी ये है कि इसका जो तैयार किया गया था MHRD और AICTE, इन दोनों के फुल फॉर्म आपको याद होने चाहिए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय और ये टेक्निकल इंजीनियरिंग से जुड़ा हुआ, दोनों के AICTE के दोनों के फुल फॉर्म आपको याद होने चाहिए। इन दोनों की मदद से तैयार किया गया था। पहली बात तो ये हो गई, ये स्वयं जो था MHRD और AICTE की मदद से तैयार किया गया था। दूसरी बात ये क्या है, एक ऑनलाइन पोर्टल है। स्वयं एक प्रकार का क्या है, ऑनलाइन पोर्टल है। अब इसको लॉन्च किसने किया था, 2017 में हमारे तत्कालीन राष्ट्रपति साहब ने इसको लॉन्च किया था। तो जुलाई 17 में उस समय राष्ट्रपति कौन थे, प्रणब मुखर्जी। एक चीज़ समझ लीजिए, शिक्षा या पर्यावरण या हायर एजुकेशन, जितने चीज़ की भी कोई स्कीम होगी वो कब लॉन्च किया गया था, किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, किस एजेंसी से संबंधित है, ये 3 चीज़ें आप लोग जरूर पढ़ लिया कीजिए। तो 2017 में इसको प्रणब मुखर्जी ने लॉन्च किया था। अब इसके बारे में जो जरूरी बातें हैं, देखिए स्वयं जो है शिक्षा की जगह, चलिए शिक्षा या उच्च शिक्षा दोनों आप ले सकते हैं, दोनों के लिए काम करता है। देखिए शिक्षा या उच्च शिक्षा के आधारभूत सिद्धांत पर कार्य करता है। तो उच्च शिक्षा के आधारभूत सिद्धांत पे कार्य करता है। आधारभूत 3 ही सिद्धांत हैं मुख्य। पहला समानता, दूसरा निष्पक्षता और तीसरा गुणवत्ता। तो आप समानता, ये समानता को आप ऐसा मान लीजिए, इसको हम क्या मान लेते हैं, पहुंच या सार्वभौमिकता, ठीक है। सार्वभौमिकता कहने का मतलब यह है कि शिक्षा सब तक पहुंचे, निष्पक्ष हो और गुणवत्तापूर्ण हो। इन्हीं तीनों सिद्धांतों की पूर्ति के लिए स्वयं ऑनलाइन पोर्टल या MOOC को लॉन्च किया गया था। अब स्वयं कार्य कैसे करता है इसके बारे में समझ लीजिए। अब स्वयं की विशेषता और इसके कार्य को देखिए। आप इन सबका स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा और अपना पढ़ लीजिएगा। अब इसकी विशेषता और इसका परिचय आराम से देखिए। पहला इसकी विशेषता क्या हो गई, स्वयं एक प्रकार का MOOC है। दूसरा, इसमें कक्षा 9 से लेकर के PG तक के कोर्स उपलब्ध होते हैं। इस पोर्टल में क्या है, कक्षा 9 से लेकर के PG तक के सारे कोर्स उपलब्ध होते हैं। इसके बाद देखिए, अगर आपको केवल इसमें पढ़ना है तो निःशुल्क है, लेकिन अगर आपको प्रमाण प्राप्त करना है, अगर प्रमाण पत्र प्राप्त करना है परीक्षा देकर के, तो कुछ शुल्क लगता है। वो शुल्क बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम शुल्क लगता है। मतलब प्रमाण पत्र के लिए आपको कुछ शुल्क देना पड़ता है, बाकी इस पर शिक्षा क्या रहेगी, निःशुल्क। और चौथा देखिए, स्वयं MOOC है, 9 से लेकर के PG तक के कोर्स उपलब्ध होते हैं। अब इसका जो इसका पाठ्यक्रम होता है वो ऐसे विभाजित किया जाता है, इसके 4 भागों में इसको विभाजित कर दिया जाता है। पहला क्या होगा, 4 भागों में क्या पाठ्यक्रम होगा, विभाजित। तो पहले, सबसे पहले आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। इसके बाद स्टडी मटेरियल्स मिलेंगे। इसी को आप कह सकते हैं मुद्रित पाठ्य सामग्री। इसके बाद आप कह सकते हैं एग्ज़ाम या फिर प्रश्नोत्तरी।
मतलब सबसे पहले मिला वीडियो लेक्चर, फिर पढ़ने के लिए मटेरियल, फिर एग्जाम या प्रश्नोत्तरी। अब मान लीजिए प्रश्नोत्तरी में कुछ संदेह है या फिर कोई दिक्कत है, तो उसके लिए चौथा होता है ऑनलाइन डिस्कशन। ऑनलाइन डिस्कशन तो ये 4 भागों में है। देखिए इसका जो पाठ्यक्रम पढ़ाने का तरीका है, पहले वीडियो लेक्चर मिलेगा, फिर स्टडी मटेरियल मिलेगा, फिर एग्जाम या प्रश्नोत्तरी होगी, फिर भी कुछ डाउट है तो ऑनलाइन डिस्कशन के द्वारा उसको दूर कर दिया जाएगा। अब इसके बारे में जो 5वीं जरूरी बात होगी वो क्या है, ध्यान दीजिएगा। स्वयं से एक और फायदा होता है, आपने डिजिटल विभाजन का नाम सुना होगा। ये यूजीसी ने अभी अपने पेपर में पिछली बार पूछा था, डिजिटल विभाजन। तो इसका मतलब ये होता है कि देखिए जितने लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं, मतलब जितने लोग डिजिटल दुनिया से जुड़े हैं और जो लोग नहीं जुड़े हैं, उनके बीच का अंतर ही क्या है, ये डिजिटल विभाजन। तो डिजिटल विभाजन डिजिटल क्रांति और ज्ञान अर्थव्यवस्था से संबंधित है। ये इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए डिजिटल विभाजन के अंतर को कम करेगा, डिजिटल क्रांति को बढ़ाएगा और ज्ञान अर्थव्यवस्था से संबंधित है क्या, स्वयं। तो स्वयं के बारे में इतनी चीज़ें हैं। इसके अलावा स्वयं के बारे में 2-4 छोटी चीज़ें हैं। अब इसमें कौन कौन से कोर्स उपलब्ध होते हैं, तो आप एक चीज़ जानिएगा, आप जितने कोर्स लगभग जानते हैं वो सारे इसमें उपलब्ध होते हैं। जैसे कला, साहित्य, मानविकी, इंजीनियरिंग, आप इसमें मेडिकल, पत्रकारिता और भी बहुत से कोर्स, जितने कोर्स आप लगभग जानते हैं वो सारे कोर्स स्वयं में आपको उपलब्ध मिल जाएंगे। एजुकेशन, लाइब्रेरी, जितने भी कोर्स होते हैं ये सारे कोर्स इस पे उपलब्ध मिल जाएंगे। तो स्वयं का परिचय बस इतना ही था। पहली बात, स्वयं 2017 जुलाई में लॉन्च किया गया था तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के द्वारा। स्वयं एक प्रकार का क्या है, मूक है। इसमें 9 to PG तक के कोर्स उपलब्ध होंगे। इसमें प्रमाण पत्र दिया जाता है तो उसके लिए थोड़ा सा शुल्क लगता है, बाकी सारी शिक्षा निःशुल्क रहती है। पाठ्यक्रम 4 भागों में विभक्त किया गया है, वीडियो लेक्चर, उसके बाद आपको मिलेगा स्टडी मटेरियल, फिर क्वेश्चन वगैरह, और उसके बाद ऑनलाइन डिस्कशन। और 5वीं बात, ये डिजिटल विभाजन के अंतर को कम करता है, डिजिटल क्रांति का समर्थक होगा और ज्ञान अर्थव्यवस्था के विकास में सहयोगी बनेगा। तो स्वयं के लिए इतनी बातें इंपॉर्टेंट हैं परीक्षा की दृष्टि से। अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब स्वयं प्रभा के विषय में बात होगी। अब आते हैं स्वयं प्रभा पे। देखिए स्वयं प्रभा सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि ये 32 चैनलों का एक समूह है। मतलब कैसे, शैक्षिक चैनल होंगे का समूह है। जब ये चैनलों का समूह है तो किसी न किसी आपके आर्टिफिशियल उपग्रह से भी जुड़ा होगा। तो ये जिस उपग्रह पे कार्य करता है वो क्या है, GSAT 15। तो इस पे ये कार्य करता है। तो पहली बात तो ये 32 चैनलों का एक समूह है, GSAT 15 उपग्रह से निर्देशित होकर कार्य करता है। इसके अलावा स्वयं के जितने कोर्सेज होते हैं वो इस पे संचालित होते हैं। स्वयं के जितने भी कोर्स होंगे वो स्वयं प्रभा पे संचालित होते हैं। और ये चैनल जो है, ये चैनलों का समूह क्या है, 24/7 कार्य करता है, यानी कि 24 घंटे चलता है पूरे दिन भर। अब पूरे दिन में आपके 24 घंटे होते हैं, तो देखिए इसमें प्रतिदिन नए कोर्स आते हैं। मतलब प्रतिदिन नए विषय या टॉपिक आते हैं, तो 4 घंटे उनका प्रसारण होता है। अब ये 4 घंटे प्रसारित हो जाते हैं, तो अब आप एक चीज़ बताइए, 4 घंटे ये प्रसारित हो गए और इनका क्या होता है कि 5 बार पुनः प्रसारण भी होता है। देखिए जैसे मान लीजिए किसी विषय 4 घंटे आपकी क्लास चली और उसी क्लास का 5 बार क्या किया जाता है, पुनः प्रसारण किया जाता है। तो आप इसको देख सकते हैं कि 24 घंटे हो गए। कैसे,
4 घंटे ये चला, अब दिन में बचे कितने 20 घंटे, और 5 बार चलेगा 4-4 घंटे का कोर्स, तो क्या हो जाएगा 5 गुणे 4, 20 घंटे खत्म, कुल मिलाकर के 24 घंटे हो गए। 4 घंटे खुद चला, बचे 20 घंटे, और फिर 5 बार जब प्रसारण कराएंगे तो 5 चौक 20, इस तरह से 24 घंटे इसका प्रसारण होता है। 32 चैनलों का ये एक समूह है। तो ये भी क्या है, एक प्रकार का शैक्षिक नवाचार है जो इसके अंतर्गत आता है। जो विशेषताएं मैंने आपको बताई थी स्वयं की, कि जैसे शैक्षिक नवाचार है, ज्ञान अर्थव्यवस्था को बढ़ाएगा, तो ये भी उसी तरह का एक विशेष प्रकार होगा। अब हम अपने तीसरे टॉपिक सीबीसीएस सिस्टम पे चलते हैं। देखिए, जो सीबीसीएस है ये मूल्यांकन का एक प्रकार का नवीन विधि है, नवाचार आप कह सकते हैं। अब ये लाया क्यों गया होगा? देखिए, इसके लाने की जो सबसे बड़ी वजह है वो छात्रों के संज्ञानात्मक भार में कमी लाना, इस वजह से ये लाया गया होगा। अब एक चीज़ समझिए, मैं आपको एक आसान सी चीज़ बताता हूँ। देखिए, संज्ञानात्मक भार है तो आप इसे एक बैलेंस मान लीजिए। मान लीजिए एक बैलेंस है जिसमें एक साइड क्या है, शिक्षक, और दूसरे साइड छात्र है। तो एक चीज़ समझिएगा, जब शिक्षक का भार बढ़ेगा तो जब छात्र का भार बढ़ेगा तो शिक्षक हल्का महसूस करेगा, उसके ऊपर से भार कम होगा, और जब छात्र का हल्का किया जाएगा तो शिक्षक के ऊपर भार ज़्यादा आएगा। इस बात को थोड़ा समझ लीजिएगा तो ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए, जब संज्ञानात्मक भार छात्र का कम होगा तो एक चीज़ तो क्लियर होगा, शिक्षक के कार्य में वृद्धि होगी, पहले से ज़्यादा उसको वर्क करना पड़ेगा। इस बात को यहीं समझ लीजिए, क्योंकि ये चीज़ पूछी जा सकती है। छात्र का जब संज्ञानात्मक भार की कमी की जाएगी तो एक चीज़ तो क्लियर होगा, सीबीसीएस सिस्टम छात्र केंद्रित है। और दूसरी बात क्या होगी, जब छात्र को कम लोड दिया जाएगा तो शिक्षक का लोड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो सीबीसीएस इसी पे कार्य करता है कि छात्रों पर ज़्यादा लोड न पड़े। अब इसके बारे में जो विशेष बातें हैं वो समझते जाइए। सीबीसीएस सिस्टम लागू करने से कई फ़ायदे हैं। सीबीसीएस सिस्टम एक साथ हर जगह लागू किया जाता है। एक साथ हर जगह कहने का मतलब ये है कि सभी विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय, ओपन यूनिवर्सिटी, सब जगह एक साथ लागू किया जाएगा। जब एक साथ लागू किया गया है तो इसके जो क्रेडिट मान है, सीबीसीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम मतलब हर जगह लागू हो जाएगा, तो इसके क्रेडिट का जो मान होगा वो वैश्विक स्तर पर भी क्या होगा, एक समान होगा। मतलब हर जगह इसके क्रेडिट का मान उतना ही रहेगा, कहीं कम या अधिक नहीं होगा। अब इसमें मूलतः 3 तरह के पाठ्यक्रमों की बात की गई थी सीबीसीएस में, मूल, बुनियादी और वैकल्पिक। इसमें 3 तरह के पाठ्यक्रमों के समावेश की बात की गई थी, मूल, बुनियादी और वैकल्पिक। ये 3 प्रकार के इसके मेन पाठ्यक्रम हैं जो सीबीसीएस पे आधारित हैं। अब सीबीसीएस में कुछ चीज़ें और हैं, उसको भी आपको देख लेना चाहिए। देखिए, सीबीसीएस का एक फ़ायदा है, अभी तक जो हमारा मूल्यांकन था वो आकलन करने वाली चीज़ों पे ही आधारित था, मतलब जिनका हम आकलन कर सकते थे उन्हीं का मूल्यांकन करके बताते थे। लेकिन सीबीसीएस का एक फ़ायदा है कि इसमें निराकलनीय विषय का भी मूल्यांकन हो सकता है, संभव है, हो जाता है। अभी तक के जितने पुराने मूल्यांकन थे उनमें निराकलनीय विषयों का मूल्यांकन नहीं होता था, लेकिन सीबीसीएस आने से निराकलनीय विषयों का भी मूल्यांकन संभव हो जाता है। अब इसके कुछ चीज़ें नुकसान भी हैं। देखिए, जब आपको क्रेडिट मिल रहा है, डायरेक्ट नंबर नहीं मिल रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि सटीक अंकों का अनुमान लगाना कठिन होता है। सीबीसीएस में सटीक अंकों का अनुमान लगाना कठिन होगा, और आपको खुद ही पता है कि जब आपको ग्रेड मिलते हैं तो आप उसमें 9.5, 10 का मल्टीप्लाई करके तब जा करके नंबर पता चलेगा, तब जा करके प्रतिशत निकालेंगे। तो कुल मिला के समझिए, सटीक अंकों का अनुमान लगाना
इस विधि में कठिन है। और दूसरी बात, शिक्षक के कार्यभार में वृद्धि करता है। इसके दो प्रमुख नुकसान और दुष्प्रभाव माने जा सकते हैं। शिक्षक के कार्य में वृद्धि कर देता है। बेसिक सी बात आप ये समझिए, पहले शिक्षक साल में 2 बार पेपर ले रहा था तो वो 2 ही बार कॉपी चेक कर रहा है। अब क्या है, हर सेमेस्टर में 3-4 बार पेपर लेगा तो 3-4 बार वही प्रोसेस उसको करना पड़ेगा और बाकी चीज़ें भी। तो शिक्षक के कार्यभार में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। अब सीबीसीएस कैसे वर्क करता है इस पे बात देखिए सीबीसीएस का जो वर्क का सिस्टम है इसको याद कर लीजिए, क्योंकि यूजीसी में हो सकता है कि इसके वर्किंग सिस्टम से क्वेश्चन आ जाए। बाकी चीज़ें तो इसमें आसान ही है। इसका जो वर्किंग सिस्टम चलता है, किस टाइप से वर्क करता है, उसको आप समझ लीजिए। देखिए, पहला, जैसे कोई सेमेस्टर है, सेमेस्टर पे आधारित है। अब इसमें आपका क्या किया जाएगा, सेमेस्टर की जो क्रेडिट प्रणाली है वो क्या होगी, हस्तांतरित की जाएगी। इसके बाद हस्तांतरण के पश्चात व्यापक निरंतर मूल्यांकन किया जाएगा। और इसके बाद क्या होगा, क्रेडिट को प्रदान कर दिया जाएगा, जिसे हम कह सकते हैं ग्रेडिंग कर दी जाएगी, आपको ग्रेड दे दी जाएगी। पहला, सेमेस्टर में क्रेडिट प्रणाली का हस्तांतरण, उसके बाद व्यापक निरंतर मूल्यांकन और अंत में ग्रेडिंग। इस आधार पे ये चलता है। अब इसमें सीजीपीए और एसजीपीए देखिए, अब देखिए इसकी जो मूलभूत विशेषताएं हैं कि ये वैश्विक शिक्षा से, मतलब सीबीसीएस मूल्यांकन हमारी शिक्षा व्यवस्था को वैश्विक शिक्षा से जोड़ता है। दूसरी बात, कुल मिलाकर के छात्र के हित में जितनी भी अच्छी चीज़ें हो सकती हैं, सीबीसीएस उन पर ध्यान केंद्रित करके उसको उपलब्ध कराने का प्रयास करता है। तो शिक्षा व्यवस्था को लचीला बनाएगा, वैश्विक शिक्षा से जोड़ेगा, छात्रों का कार्यभार कम करेगा, छात्रों में सृजनात्मक क्षमता को बढ़ावा देगा और छात्र चाहें तो छात्रों को एक समान ग्रेडिंग प्रदान करेगा। हर जगह उसके ग्रेडिंग का जो मान होगा एक जैसा होगा। कुल मिलाकर के छात्रों के लिए इस समय की सबसे अच्छी मूल्यांकन प्रणाली के रूप में सीबीसीएस इसीलिए भारत में लागू कर दिया गया है। आज की क्लास में बस इतना ही।